नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। समय के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। आज महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे नाम दिया तेजस्वी प्रण पत्र, जिसके कवर पर लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण। इससे साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव न सिर्फ महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बल्कि पूरे कैंपेन का चेहरा भी वही है। तेजस्वी के प्रण पत्र में 25 अहम बिंदु हैं, जो जनता से तेजस्वी यादव के वादे, जिनमें से ज्यादातर वो वादे हैं जो बीते एक महीने में तेजस्वी यादव लगभग हर चुनावी सभा और मंच के जरिए ऐलान भी कर चुके हैं। मसलन आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा, ठेके के सभी कर्मचारियों को नियमित करना, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर परिवार को सरकारी नौकरी, माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी और भी कई सारे वादे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जिस पर बीजेपी हमलावर है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे, वो घोषणा किया। हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब जाहिर है तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार आना ही था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी के सवाल का जवाब दिया। क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। एक बात वो बार बार पूछते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश बाबू की चिंता देख करके मुझे आश्चर्य होता है। तेजस्वी बाबू, नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं, जिसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। तो ये तो था वार पलटवार, सवाल और जवाब। अब आते हैं आज के सवालों पर। क्या बिहार में तेजस्वी का प्रण चलेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि तेजस्वी का प्रण इसे नाम दिया गया है। तो क्या बिहार में जो मैनिफेस्टो आज जारी किया गया है, जिसे तेजस्वी का प्रण कहा जा रहा है, वो चलेगा? तेजस्वी की गारंटी पर जनता को कितना भरोसा है? हर घर नौकरी का वादा, क्या जनता का इस पर इरादा क्या है? जनता क्या इस वादे को चुनेगी? यह सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी का रोड मैप घोषणा पत्र से सेट हो गया है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि तेजस्वी के वादों में कितना दम है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से संतोष पाठक जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी और वीआईपी से देवज्योति जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज शुरुआत करेंगे नवल जी आपसे, और चूंकि आपका एक पोस्ट भी आ रहा है, जेडीयू ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, सबसे पहले वो भी अपने दर्शकों को बता दूं। जेडीयू ने आरजेडी पर सवाल उठाए, पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब है। गठबंधन की पीसी के पोस्टर से जो तस्वीर गायब थी, जिसमें तेजस्वी सिर्फ दिख रहे थे और छोटे से उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे थे, उसको लेकर यह सवाल पूछा गया है, निशाना साधा गया है। खैर नवल जी, मेरे मूल सवाल पर आइए। घोषणा पत्र आपने देख लिया, पढ़ लिया तेजस्वी यादव का? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। कैसा लगा? देखिए, उनकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, घोषणा पत्र जारी करने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह घोषणा पत्र कम, कल्पना पत्र ज्यादा है। इसमें अर्थशास्त्र कम, कल्पना शास्त्र ज्यादा है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है, अभी आपने लालू यादव जी की चर्चा की कि पोस्टर से उनका फोटो गायब है। इसके पहले भी हुआ था कि लालू जी का पोस्टर से फोटो गायब कर दिया था, और पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने अपने पिताजी के 15 वर्षीय शासनकाल के लिए बिहार की जनता से माफी भी मांगी थी। यह भी वाकया लोगों को याद है।
देखिए, महत्वपूर्ण यह होता है कि आप देखिए कि इनका घोषणा पत्र जेडीयू ने आज तक कभी असंभव वादा नहीं किया। नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक कार्यशैली ऐसी रही है कि नीतीश कुमार जी ने कभी असंभव वादे नहीं किए। बिहार बातों से नहीं बदला है, बिहार काम से बदला है, नीतीश कुमार जी के काम से बदला है। बिहार की जनता देख रही है। देखिए, होता है क्या कि जनता बड़ी बारीकी से चीजों को देखती है कि जो व्यक्ति दावेदार है उसका चरित्र कैसा है। तो बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी व्यक्तिगत जीवन शैली, उनकी सादगी पसंद जीवन शैली और प्रशासनिक कर्मठता, बिहार को बदलने का उनका जुनून और जज्बा, इन सारे बातों के बिहार के लोग पिछले 20 वर्षों से साक्षी रहे हैं। और यही कारण है कि आज बिहार जिस रूप में एक खंडहर नुमा विरासत मिला था नीतीश कुमार जी को 2005 में, उस बिहार को अपने अथक परिश्रम के बल पर नीतीश कुमार जी ने विकास की एक नई परिभाषा दी है। आप बिहार के किसी कोने में चले जाएं, नीतीश कुमार जी का काम आपको दिखाई देगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह कि तेजस्वी यादव जी के घोषणा पत्र में मुझे लगता है कि कल्पना का पुट ज्यादा है, यथार्थ के लिए कोई जगह नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें वित्तीय व्यवहारिकता, बजट या इसकी वायबिलिटी क्या है, ये सारी बातें हैं जिन पर विस्तार से लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेजस्वी यादव जी बोले कि नीतीश जी को सीएम का चेहरा नहीं बनाया। देखिए, तेजस्वी यादव जी अभी भी, मुझे लगता है कि अभी भी वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत की छाया से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ने में अभी तक असफल रहे हैं। यदि उनके पांव के नीचे से लालू यादव जी की जमीन खींच ली जाए तो तेजस्वी यादव जी शायद खड़े भी नहीं रह पाएंगे। एक दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो सीएजी का रिपोर्ट आया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय का 31% पैसा अनयूज्ड रह गया था, बचा हुआ रह गया था, लौट गया था। तो इनकी प्रशासनिक कार्यशैली कैसी है, इनकी शैक्षणिक योग्यता कैसी है, सारी बातों को बिहार के लोग जानते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तेजस्वी यादव जी का घोषणा पत्र सीधे सीधे बिहार की जनता की समझदारी पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी जी को लगता है कि हम जो झांसे दे देंगे, जो वादे कर देंगे, लोग आंख मूंद कर मान लेंगे। इनको लगता है कि बिहार के लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक को गिरवी रख दिया है, इसलिए वो बस मेरी बातों को मान जाएंगे। देखिए, 1995 में लालू यादव जी ने भी नवल जी, इस घोषणा पत्र में कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको कि कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट, क्योंकि 25 पॉइंट है इस घोषणा पत्र में। जी। देखिए, बिल्कुल हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता सकारात्मक राजनीति में भरोसा करते हैं। राजनीति में आगे बढ़ने का, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन कोई भी चीज न तो पूरी तरह खराब होती है और न कोई चीज पूरी तरह अच्छी होती है। लेकिन इन टोटलिटी इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं से यह नहीं दिखा कि एक गंभीर राजनेता राज्य की वित्तीय दशा को देखकर जनता से कोई वादे कर रहा है, बल्कि पढ़ने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि जो चांद तोड़कर लाने वाली बात है, एक 26वां पॉइंट अगर इसमें जोड़ देते कि अगर हमारी सरकार बनी तो चंद्रमा पर बिहार के हर एक परिवार को एक फ्लैट दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र में जोड़ना बाकी रह गया इनका। बस एक लाइन संतोष जी, लालू, मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि जैसे हर एक घर को नौकरी देने की बात है घोषणा पत्र में। लालू यादव जी ने 1995 में ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर एक घर में नौकरी देने का वादा किया था। आप अपने रिसर्च टीम से पता करवा लीजिएगा, 1995 के मैनिफेस्टो में इनका कहा गया था। और हर एक 300 की आबादी पर एक अस्पताल खोलने की बात कही गई थी और 15 रुपया में धोती साड़ी देने की बात की गई थी। तो ये हर एक घर नौकरी देने का वादा इनका नया नहीं है, इनके पिताजी भी ये वादा कर चुके थे। और हस्र क्या हुआ लोगों ने देखा, हस्र ये हुआ कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने के मामले में ये ईडी और सीबीआई के दरवाजे पर मत्था टेक रहे हैं। हस्र ये हुआ कि जमीन लिखवाने के मामले में नौकरी के बदले इन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है, आरोप गठित हो चुका है। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि जो व्यक्ति घोषणा पत्र ला रहा है, जो व्यक्ति वादे कर रहा है, उस व्यक्ति का पुराना इतिहास कैसा है, उसकी पात्रता कैसी है, उसकी ईमानदारी का लेवल कैसा है। तो इन सारे मानकों पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी एक कल्पना लोक का पिटारा लेकर आए हैं। असितनाथ तिवारी जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। असितनाथ तिवारी जी, जो आप तेजस्वी प्रण पत्र जिसको नाम दे रहे हैं, इन्होंने तो कल्पना पत्र कह दिया उसको। संतोष जी, नवल भाई मेरे काफी विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और नवल भाई को भी याद होगा 2014 में एक आदमी ने वादा किया था, मुझे 100 दिन दीजिए
स्विस बैंक में जमा भारत का सारा काला धन वापस नहीं लाया तो किसी भी चौराहे पर खड़ा करके आगे मैं नहीं बोलूंगा। पलट के नवल भाई ने कभी पूछा हो कि सर 100 दिन तो छोड़िए, अब तो 11 साल से ज्यादा हो गए, किस चौराहे पर मिलेंगे आप? किसी आदमी ने यह भी वादा किया था, मुझे याद है उसी दौर में, कि भाई जितने सांसद हैं सब एक एक गांव गोद लेंगे और वो गांव आदर्श गांव बनेगा। वो आदर्श गांव कहां है जरा पूछ लिया जाता। किसी ने कहा था कि स्विस बैंक से सारा काला धन अगर वापस आ गया तो 15-15 लाख तो यूं ही सबके खाते में आ जाएंगे। कहां गया? किसी ने कहा था कि विदेशी कंपनियों से चंदा खाकर गैस सिलेंडर महंगा किया गया है, हमारी सरकार आ गई तो गैस सिलेंडर 400-450 में मिलेगा। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या है? किसी ने कहा था कि सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वरना पेट्रोल तो 35-40 रुपए लीटर उपलब्ध हो सका था। कहां गए मोदी जी के वादे? और किसने पलट के मोदी जी से यह प्रश्न पूछा कि साहब कहां गए? किसी वादे के लिए 60 महीने मांगा था, किसी के लिए 100 दिन मांगा था। हम उस तरह का कोई झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही उस तरह के किसी झूठ का समर्थन करेंगे। कितना प्रैक्टिकल वादा है आप देख लीजिए। एक प्रैक्टिकल वादा है, ये कह रहे हैं कि भाई सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। क्या युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने का वादा? आप कह रहे हैं कि इस तरह के वादे आप नहीं करेंगे, तो जो 2 करोड़ 83 लाख परिवार हैं, इनको एक एक नौकरी कैसे देंगे? नहीं, ये नैरेटिव मत सेट कीजिए। 2 करोड़ 83 लाख परिवार की बात नहीं हो रही है। जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, कितने घर हैं? उस घर के किसी एक सदस्य को हो जाएगा। अब हुआ होगा भी, हुआ होगा, ऐसा नहीं कि सरकार के पास मोटा-मोटी बिहार में 20 लाख सरकारी नौकर तौर पर होगा। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो 20 लाख है। हटा लीजिए आप, 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे देंगे बताइए? अब हटा लीजिए। जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही होंगे उनको भी इस दायरे से हटा लीजिए। वही तो कह रहा हूं संतोष जी, व्यवहारिक बात पे आइए ना। हाँ, मैं जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही होंगे उन परिवारों को भी तो नहीं, ये डेटा अभी है नहीं मेरे पास। आपने पहले बताया होता तो मैं डेटा लेके ही यहां बैठता पहले। और तो जो बिहार का जो बजट है वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ है, थोड़ा सा कम है 3.25 लाख करोड़ से। नहीं, उस बजट में जितनी घोषणाएं आपने की हैं वो कैसे लागू करेंगे? हाँ, एकदम लागू हो जाएंगी और बिल्कुल लागू होंगी। आप बजट का आकार बढ़ा सकते हैं, ढंग का वित्त मंत्री होगा। अब हाफी डिफिट पर पेनाल्टी लगाने वाला वित्त मंत्री रखिएगा तो भैया वित्तीय स्थिति तो बिहार की खराब होगी ही। कोई कायदे का पढ़ा लिखा वित्तीय समझ रखने वाला वित्त मंत्री होगा तो बिहार के बजट का आकार भी बढ़ा लेगा, बिहार का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा लेगा और वो सारे काम कर भी लेगा। उतना ही नहीं है, हम जीविका दीदियों को कह रहे हैं कि परमानेंट करेंगे। सबसे जो जरूरी वादा है वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हम हिमाचल में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हमने तो कोई अलग से टैक्स नहीं लगा दिया लोगों पर कि आपको ओपीएस के लिए अलग से सेस देना होगा। हिमाचल में तो सैलरी टाइम पे कहा जा रहा, कैसे देंगे? हिमाचल में तो सैलरी टाइम पे नहीं, कहां नहीं मिल रहे सैलरी टाइम पे? आपको जानकारी होगी। कब, किसने आपको हिमाचल में सैलरी टाइम पे किसने बता दिया? टॉयलेट टैक्स तक लगाना पड़ा है। बिल्कुल, हिमाचल में टॉयलेट टैक्स भी लगाना पड़ा है। असितनाथ तिवारी जी, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं कनेक्ट रहा हूं वहां से, हिमाचल से, वहां की राजनीति से भी कनेक्ट रहा हूं, मुझे जानकारी। किन पर लगाना पड़ा है? किन पर, ये बता दीजिए। किन पर लगाना पड़ा ये बता दीजिए। जनता पर। टॉयलेट टैक्स किस पर लगेगा? जनता पर लगेगा ना। किस जनता पर? किस जनता पर? हिमाचल की जनता पर टॉयलेट टैक्स लगाया गया। हिमाचल की जनता पर। गजब बात कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने लगाया। गजब बात कर रहे हैं। आप चेक कीजिएगा नेट पर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप अभी बैठ के चेक कीजिएगा। टॉयलेट टैक्स लगाए, सैलरी डिले आई है। ऐसा कुछ है क्या? तो सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दी गई थी, परेशानी में आ गई थी हिमाचल सरकार। बात कर रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। मैं आपको अभी, वो नई हमारी सरकार बनी थी, वो नई सरकार बनी थी उस समय की आप बात कर रहे हैं, अब की वो बात नहीं है। और नई सरकार बनी थी तब राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी? हाँ, नई सरकार बनी थी तभी तो मैं कह रहा हूं, नई सरकार बनी थी तब राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी, ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में तो ये बात नहीं, आज तो हम ओपीएस भी दे रहे हैं। हमने तो ओपीएस देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि आपने वादा किया था, वादा किया, हाँ थोड़ा डिले हुआ, लेकिन थोड़ा डिले करके हमने वित्तीय स्थिति भी सुधार ली राज्य की, और हमने वहां ओपीएस देना भी शुरू कर दिया लोगों को। और वो ओपीएस अब हम बिहार में भी देंगे। असितनाथ तिवारी जी, ये 3 अक्टूबर 2024 की खबर है
ये देखिएगा, हिमाचल हाँ, में मैं तो अब कह ही रहा हूं, टॉयलेट आप ठीक है, टॉयलेट हमारी सीट पर भी नहीं, देना होगा देखिए, टैक्स। आर्थिक संतोष संकट जी, के बीच सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, ये हेडलाइंस भी है। हाँ, तो आर्थिक संकट था ना जी। तब तो आर्थिक संकट था राज्य में, और उस आर्थिक संकट को किसने दूर किया? हमारी ही सरकार ने दूर किया ना, कि छोड़ दिया आर्थिक संकट में उस तो वही स्थिति नहीं छोड़ा ना, वही स्थिति और बिहार आज की ना हो आर्थिक जाए, संकट- इसी की तो आर्थिक चिंता संकट- जाहिर की जा रही है। उसी को लेकर तो बिहार तो ऑलरेडी रोड मैप मांगा जा रहा है। बिहार तो ऑलरेडी आर्थिक संकट में, इसीलिए तो सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि कहां से कीजिएगा, पैसा कहां से आएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है बिहार आर्थिक संकट में है। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी भी जुड़ गए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं। आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है महागठबंधन का, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। आपको उसमें कुछ पॉजिटिव नजर आया, सकारात्मक आपकी नजर से? इतना एक पॉजिटिविटी मुझे नजर आई है संतोष जी, कि इन्होंने जितने हमारे एजेंडे, जिन एजेंडों को एनडीए की सरकार ने विगत 20 वर्षों में लागू किया है, उन सभी एजेंडे को इन्होंने भी समाहित करने की कोशिश की है। इतना पॉजिटिव जरूर है। हर वो काम जो हम लोगों ने बिहार के बेहतरी के लिए पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने किया है, उसको पूरा किया है या कर रहे हैं, उस क्रम में तेजस्वी जी ने उसको सजाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस पूरे मैनिफेस्टो में कोई दूसरा विषय नहीं, कोई दूसरा विषय नहीं। आपने ये ऐसा कोई वादा किया था कि हर परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देंगे? नहीं, वो तो एक बड़ा मायाजाल है, एक भ्रम है, और एक ऐसा चाल है, क्योंकि तेजस्वी जी एंड कंपनी, जो भी उनकी पूरी कंपनी है महागठबंधन में जुड़े हुए लोग, उनके पास चूंकि कोई एजेंडा बचा नहीं। अब पब्लिक के बीच में अगर जाना है, कोई रैली अगर एड्रेस करनी है, टीवी पर बोलना है, तो कोई ना कोई विषय बोलने के लिए चाहिए, तो उठपटांग जो समझ में आए अपना बोलो। उनको लगता है कि बिहार में जो लोग रहते हैं, उनके सोचने और समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जो हम बोलेंगे वही बिहार की जनता समझेगी, ऐसा नहीं होता है संतोष जी। डेफ एंड डम्ब बिहार की जनता नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जो प्रयास किया है, वो प्रयास सिर्फ इतने भर में, ये पूरा एजेंडा जो इनका है, उस एक पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो 24 एजेंडे हैं उनके पूरे प्रोसेस में, उनके एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन में, सारा वो काम विगत 20 वर्षों में जो हम लोगों ने किया है, उसी को वो बता रहे हैं कि अभी हम भी करेंगे। जैसे जीविका दीदियों का निर्माण, उस पूरी संस्था का निर्माण किसने किया? हम लोगों ने किया। अपनी पूरी ताकत क्षमता लगाकर आज बिहार की 1,71,00,000 महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास हम लोगों ने किए हैं, उन प्रयासों में खलल डालने की कोशिश ये करना चाहते हैं, उनको दूसरे तरीके से भरमाना चाहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि ईबीसी के आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, ईबीसी को अत्याचार निरोधक कानून लाएंगे। जो ईबीसी पर अत्याचार हो रहा है संतोष जी, या होता है, उनको अगर ऐसा महसूस होता है कि अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार में संलिप्त लोग कौन है? राजद के ही लोग हैं ना, कि किसी दूसरे सामाजिक समीकरण के या किसी दूसरे राजनीतिक दल से पोषित लोग, सब के सब राजद के लोग हैं। आप कहीं भी ईटा पत्थर ढेला चला कर देखिए, वो किसी व्यक्ति पर गिरेगा तो वो राजद का गुंडा ही निकलेगा, और यही बिहार की सच्चाई। ठीक है, देवज्योति जी के पास जा रहा हूं मैं। जी, बिहार को जिस प्रकार से भरमाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मुद्दा विहीन लोग इस प्रकार के परिस्थितियों को पैदा करना चाहते हैं राजनीति में, अपने नाम पर डिबेट में लाने के लिए, चर्चा में लाने के लिए। तेजस्वी यादव एंड कंपनी इस चुनाव में मुद्दा विहीन है। उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो इस प्रकार के व्यभिचार युक्त नीतियों को बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं, जिसको बिहार की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, देवज्योति जी के पास जा रहा हूं मैं। देवज्योति जी, आप चूंकि आपकी जो पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी जी, वो आरक्षण की राजनीति खूब करते हैं। अब सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, कम से कम एक सरकारी नौकरी देंगे, उसमें आरक्षण क्या बाधा नहीं बनेगा? और उस बाधा को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आरक्षण की समय सीमा तय है, उसके नियम और कायदे पहले से तय है। ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है ये। ओल्ड पेंशन स्कीम 65% आरक्षण। आप जो अभी चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि पैसा कैसे दीजिएगा, हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लग गया, वहाँ पैखाना का टैक्स लग गया, वो सब जो है छोड़ दीजिए। ये जो घोटाला है 71,000 करोड़ का जो घोटाला है, ये 71,000 घोटाला जो है हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है कि अगर चोरी करेगा कोई, अपराध करेगा कोई,
कोई भी अगर किसी तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत होगा और किसी तरह से किसी अधिकारी जो है वो मुख्य सचिव हो या जिला का अधिकारी हो या सीओ हो, बीडीओ हो, अगर किसी तरह से चोरी करने में पकड़ा जाएगा तो उसको 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर में मैंने दंडित किया जाएगा। आपसे आरक्षण को लेकर सवाल पूछा, आप उसको दरकिनार कर गए। सर चोरी, अब वो 71,000 करोड़ पर भी मैं सवाल पूछ लेता हूं। वो 71,000 करोड़ जो बकाया बताया जा रहा है रिपोर्ट में, वो समय अवधि आपने चेक की थी? कब से कब की थी वो? उसमें महागठबंधन की सरकार का भी 1-1.5 साल है। तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? शायद आप भूल गए। सरकार उसको सार्वजनिक। तो जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जब उसको घोटाले का नाम दे दे रहे हैं, तो फिर आप अपने आप पर भी सवाल उठा ले रहे हैं। अरे है पीएचडी में। अभी हमारे पास एक बिहार सरकार का एक सिटिंग मंत्री है, उनका 100 फ्लैट का मेरे पास है। अगर इजाजत हो तो बोलिए, हम निकाल के अभी उसको उजागर करें। न्यूज 18 बिहार झारखंड का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, अपना नंबर भी प्लीज उस पर दीजिएगा। 2000 मैं खबर चला दूंगा। दे दे। अभी हम मुद्दे पर बात करते हैं। रुकिए, हम भेज दिए आपको 100 फ्लैट, मतलब 2005 से लेके 2025 के अंदर में 5,000 करोड़ का संपत्ति हो गया। आप ही उसको ब्रेक कीजिएगा। लीजिए, मेरे मुंह से तो बोलना नहीं चाहिए था, मेरे मुंह से बोला गया। आपके तथ्यों की जांच करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया जाएगा अगर वो ठीक होगा आपके आरोप। अब मेरे सवाल पर आइए कि जो आरक्षण की तय सीमा है उसको कैसे लागिएगा? उस पर आपका कोई बातचीत हुई होगी ना, उस पर कोई आपका रोड मैप होगा। रोड मैप का बहुत जिक्र कर रहे थे आज तेजस्वी यादव, विजन का बहुत जिक्र कर रहे थे कि उनके पास बहुत बड़ा विजन है, तो कैसे कीजिएगा बताइए ना थोड़ा सा। ये तो विजन ऐसा मैनिफेस्टो है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आएगा आज रात में, जो है कैसे करेंगे कि 2 करोड़ नौकरी का जो 2014 में वादा देख करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जो सरकार को कब्जा किए, ये तो हम लोग करके ना दिखाएंगे। युवा कैसे दिखाइएगा? जो है संकल्प है ना, अरे युवा लोगों का संकल्प है ना, होगा ना सर। आप देखिएगा ना, हम लोग को 40 साल राजनीति करना है, यही 2 साल 22 महीना, 23 महीना, 27 महीना, 48 महीना, 5 साल वाला सरकार नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो पिछले बार ही ना वो बोल दिए थे कि इस बार एक बार हमको मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं अभिरंजन जी के पास जा रहा हूं। अभिरंजन जी, कोई बात नहीं है, जनता। अभिरंजन जी, जो मैनिफेस्टो आज आपने देखा, अगर मैं सीधे सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, आप प्लीज नंबर दे दीजिए। आप इस मैनिफेस्टो को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने पूरी दुनिया का रिसर्च कर लिया। समूची दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई है। पूछिए क्यों? क्योंकि यदि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी तो उस देश की, उस राज्य की, उस समाज की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। वो देश जो है आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। अब पूछिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक परिवार में 5 सदस्य, ये सरकारी पैमाने के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं, 4.8 होता है, उसको राउंड फिगर में मैं एक परिवार में 5 सदस्य बोल रहा हूं। यदि आपने एक परिवार में सदस्य होते हैं और 5 सदस्य में से एक सदस्य को आपने सरकारी नौकरी दे दी और सरकारी नौकरी का पैमाना भी आपने सेट कर दिया, आपने कहा कि जीविका दीदियों को हम सरकारी नौकरी देंगे और 30,000 जो है उनका वेतनमान होगा। तो मान लीजिए कि यदि आपने हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देकर 30,000 रुपये न्यूनतम सैलरी फिक्स कर दी, तो 5 सदस्यों के परिवार पे यदि आपने 30,000 की सैलरी फिक्स कर दी, तो अब मुझे आप बताइए कि उस परिवार को और किस चीज की जरूरत है? कि उस परिवार का कोई व्यक्ति क्यों खेती करेगा? क्यों उस परिवार का कोई व्यक्ति उद्योग चलाएगा? उस परिवार का कौन व्यक्ति राज्य में जो है सर्विस सेक्टर में जाएगा? कौन जो है धोबी का काम करेगा? कौन नाई का काम करेगा? कौन दुकान खोलेगा? कौन जो है सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चलाएगा? कौन व्यक्ति जो है किसी खाद्य फसल की या अन्य तरह की फसलों की खेती करेगा? कोई भी काम। फिर जब आपने 5 में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी और कम से कम 30,000 रुपए की सैलरी आपने उसको दे दी, तो आप मुझे बताइए कि सारे अन्य सेक्टर तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उद्योग आपका कोलैप्स, कृषि आपका कोलैप्स, सर्विस सेक्टर आपका पूरा का पूरा कोलैप्स। तो समूची दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई है। मैंने पूरी दुनिया का रिसर्च किया। मैंने कहा भारत छोड़ो, भारत एक पिछड़ा देश है, कोई उन्नत विचार बिहार में लेकर आया गया होगा, तो मैं जरा दुनिया का रिसर्च करता हूं। और मैं आपको बताऊं संतोष, मुझे दुनिया में केवल 2 ऐसे देश मिले, एक इजराइल मिला
जिसने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो भी लोग होंगे उनको 2 से 3 साल सेना में हम अनिवार्य ट्रेनिंग देंगे। सेना में अनिवार्य ट्रेनिंग देने की बात है, सरकारी नौकरी की बात नहीं है। इजराइल में छोटा सा देश है, आप जानते हैं, बहुत छोटा देश है। इसी तरह सिंगापुर एक मुझे मिला, सिंगापुर ने कहा कि भाई हम हर नागरिक को घर देंगे और पेंशन देंगे। वो सोशल सिक्योरिटी की बात है, वहां पर भी सरकारी नौकरी की बात नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जो चीज समूची दुनिया में नहीं है, और समूची दुनिया में क्यों नहीं है उसका मैंने आपको तथ्यों के साथ जो है बता दिया, कारण सहित बता दिया कि अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी यदि हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, जितने भी तरह के अन्य सेक्टर से सारे के साथ। उसके बाद जब आपने 100% परिवारों को सरकारी नौकरी दे दी भाई साहब, तो आपने 100% आरक्षण दे दिया। जब आपने सबको, इस पैनल में बैठे हुए 6 लोगों को आपने नौकरी दे दी, तो 6 को आरक्षण हो गया ना भाई। ये तो फिर आरक्षण की आप बात क्यों कर रहे हैं? जब आपने 100% आरक्षण दे दिया, तो आप 50%, 60%, 65%, 75% आरक्षण की बात करके आप किसको बरगला रहे हैं? तो आप ये समझो। उसके बाद मैं बता रहा हूं, जब आपने 5 सदस्यों में एक आदमी को 30,000 रुपए कम से कम सरकारी नौकरी दे दी, तो फिर आप पेंशन किसको देंगे? माई बहन योजना किसके लिए आप लेकर आएंगे? बेरोजगारी भत्ता आप किसको देंगे? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार में क्या हो रहा है। मैं कभी भी आप जानते हैं कि मैं पूरी तरह निष्पक्षता से बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने कभी भी किसी पार्टी के किसी भी एजेंडे पर इस तरह से हमला नहीं किया। लेकिन भाई साहब, ये पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन है, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको 0 नंबर दूंगा। ठीक है, और जो असित जी मैं कह आवाज, रहा हूं, उसको दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री से आप वेरीफाई करा लीजिए। अगर दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री यह कह देगा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना संभव है और इससे उस राज्य की व्यवस्था कोलैप्स नहीं होगी, तो मैं जीवन भर के लिए पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अब बताइए, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? आप आसिफ जी, आवाज मिल रही मेरी? हाँ, अब आ रही है। बीच में प्लीज आवाज नहीं रिएक्ट कीजिएगा, मेरे पास समय कम है, जल्दी से जल्दी 40 सेकंड में। देखिए, 2 बातें संतोष जी। एक तो हिमाचल की जो बात आपने शुरू में की, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तब स्थिति ये थी कि कर्मचारियों को छोड़िए, विधायकों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जयराम ठाकुर भाजपा के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की नहीं। अब दूसरी बात जो अभिरंजन कुमार जी ने कहा, मेरे सीनियर रहे, मेरे संपादक भी रह चुके हैं अभिरंजन कुमार जी, उन्होंने इकोनॉमिक्स का एक पक्ष बताया। दूसरा पक्ष यह है कि जब राज्य की जनता के पास पैसा होता है तो राज्य की जनता का पैसा राज्य में ही जाता है। वो दुकानों में जाता है, वो कृषि सेक्टर में जाता है, उद्योग क्षेत्र में जाता है, वो भी इन्वेस्ट करने लगता है, वो खरीदारी करने लगता है, वो घर बनाने लगता है, कपड़े खरीदता है, बाइक खरीदता है, टीवी खरीदता है। तो ये बाजार जो है ये पैसा जो है बाजार में जाता है, और बाजार का टैक्स सरकार के पास जाता है। तो एक चेन पूरा का पूरा बनता है, परिवार से बाजार, बाजार से सरकार, सरकार से फिर परिवार तक। तो इससे अर्थव्यवस्था डूबती नहीं है, बल्कि एक नई आर्थिकी खड़ी होती है, एक नए किस्म का अर्थशास्त्र है, ये अर्थतंत्र खड़ा होता है, जो राज्य की आम जनता से लेकर सरकार को भी मजबूत बनाता है, या कहिए अमीर बनाता है। आम आदमी क्या करेगा पैसा लेके? ठीक है नवल जी, सामान खरीदेगा तो इससे उद्योगों का विकास होगा, टैक्स जाएगा तो सरकार के पास जाएगा, और टैक्स का पैसा फिर आम आदमी के पास जाएगा। भाई मेरी बारी है नवल जी, 40 सेकंड। हाँ, संतोष, मुझे क्लेरिफिकेशन देने दीजिए। हाँ, आ रहा हूं अभिरंजन जी, इसके बाद आ रहा हूं, 40 सेकंड में आपके पास। इस बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, इस बात को कंप्लीट राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, एक सेकंड अभिरंजन जी, मैं बोल रहा है, उस बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। 1 मिनट नवल जी, आ रहा हूं मैं, पहले आप अपनी बात कह लीजिएगा अभिरंजन जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये भाई बाजार में वो चेन तो तब चलेगा ना, पैसे पास में तो आ गए। मैंने वही सवाल तो मैंने उठाया कि आपने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देकर कम से कम 30,000 रुपए की तनख्वाह दे दी, तो हर परिवार में पैसे तो आ गए। लेकिन जब आपने सबको सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व कर लिया, तो सर्विस सेक्टर कहां गया? बाजार कहां गया? कौन दुकान चलाएगा? कौन खेती करेगा? कौन उद्योग चलाएगा? देखिए, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में टोटल वर्कफोर्स का 15 से 30% आप मैक्सिमम 15 से 30 टोटल का मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 15 से 30% आप सरकारी नौकरियों में और अन्य नौकरियों में इंगेज कर सकते हैं। अगर आपने नौकरियों में 30% से ज्यादा इंगेज किया, तो आपकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है नवल जी,
40 सेकंड में एक प्लीज। लेवल के बाद तो सगा भाई बस। निर्भर अरे रहता है। असित भाई रुक जाइए, अब मेरी एक बारी है। आदमी असित भाई रुक की जाइए। नौकरी पर पूरा परिवार ये थोड़ी विद्वता के निर्भर रहता परीक्षण है। का मंच नहीं है, बात रखने दीजिए, नवल हमें भी जी। अपनी बात रखने दीजिए असित भाई। हाँ, देखिए, वाकई कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनके अर्थशास्त्र का मैं कुछ छोटा नमूना दे रहा हूं। आजादी के बाद बिहार विकास के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर था। नंबर 2 स्टेट था बिहार आजादी के बाद, और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तक आते आते यह 28वें नंबर पर आ गया। यही इनका अर्थशास्त्र है। 2005 के पहले बिहार का इंडस्ट्री ग्रोथ रेट निगेटिव, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट निगेटिव। इन लोगों का फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना खराब था कि केंद्र सरकार अनुदान देने से भी हिचकती थी। चौथा और महत्वपूर्ण पहलू यह कि जिस पार्टी का पूरा इतिहास घोटालों से सना हो, ये सीधी सी बात है कि इनके सत्ता में आने मात्र की सोच से ही बिहार के लोग सहम जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे और जंगल राज वापस लाएंगे। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं संतोष भाई, बस मेरे पास समय कम है नवल आप जी, डर प्लीज। रहे हैं तेजस्वी संतोष जी। यादव को नौकरियां देंगे और आप चाहते हैं कि नौकरियां यदि न मिले। तेजस्वी यादव जी युवा पत्थरबाज बने, तलवार लेकर रोड पर उतरे, लाठी लेकर गमछा बांधकर रोड पर उतरे युवा। नौकरियों से आपकी घबराहट इसलिए है सर, नौकरियां देंगे तब आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिहार का युवा पत्थर नहीं चलाएगा, कलम चलाएगा। ठीक है संतोष जी, मेरे पास समय बहुत कम है। संतोष जी। असित भाई बड़े अधीर हो बिहार का युवा पहले अपने नेता को बोले कि दफ्तर में पेन चलाएगा। लंबा चौड़ा जो बात मुझे इस पूरे योजना के दौरान समझ में आई है, अभी से लगभग 5-6 दिन पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया था एक तथाकथित पत्रकार जी को, जो यूट्यूब चलाते हैं और बहुत प्रिय है उस सेक्शन के। उन्होंने जब पूछा कि आप ये जो नौकरियां का वादा जो आपने किया है ये कैसे पूरा करेंगे, उन्होंने भी ये, चूंकि जेन्युइन सवाल है तो उन्होंने भी पूछा, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अभी 2-3 दिन में इसका पूरा ब्रेकअप करके पूरा आंकड़े के साथ हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज जब उन्होंने मैनिफेस्टो जब जनता के सामने प्रस्तुत किया है और आज भी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये काम कैसे होगा, तो फिर उन्होंने दोहराया है कि 2-3 दिन में हम ये आंकड़ा जनता के सामने रखेंगे। ठीक है, वो 2-3 दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। देवज्योति जी, आखिरी बात देवज्योति जी जल्दी से। संतोष जी सुन लीजिए, लालू यादव जी वादा है हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री को तेजस्वी यादव भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उसका कारण ये है तो पूरा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है ये मैनिफेस्टो। लालू यादव जी जिस प्रकार से कहा करते थे कि अगर सड़कें बन जाएंगी, गैस सिलेंडर मिलेगा, अगर बन जाएंगी चर्चा होना तो चाहिए। फिर तुम यादव जी लोग अपना भैंस कहाँ बांधोगे, इस नाते में सड़क नहीं बनाता। 125 ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे